हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोइनफिनिटी। मेरा नाम है कन्हैया। तो जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने करा था अमीबा। अमीबा के बारे में हमने जाना था, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। हमने उसका पूरा प्रोसेस पढ़ा था, कैसे वो खाने को इंजेस्ट करता है, कैसे उसे डाइजेस्ट करता है और कैसे उसे पूरी बॉडी के लिए यूज करता है और कैसे उसे बॉडी से बाहर फेंकता है, यानी कि इंजेस्ट करता है। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इंसान के अंदर पढ़ेंगे आज डाइजेशन। ठीक है। देखो, इंसानों में क्या होता है, हम इंसान क्या करते हैं, नॉर्मली पहले खाने को खाते हैं, फिर हमारा स्टमक वहां पे उसका डाइजेशन होता है और कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, और जितने भी फूड की जरूरत है बॉडी को, वो सारा का सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक, इस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। एक बार हम देख लेते हैं डाइजेशन होता है क्या, डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स insoluble food into simple soluble molecules। देखो, डाइजेशन क्या है, जो भी कोई बड़ा फूड हम निगलते हैं। अब हम रोटी खाते हैं, खाना खा रहे हैं, हम कोई भी चीज खाते हैं, उसे डायरेक्ट निगल लेंगे तो हमारे जो ब्लड है उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है उसे ब्रेक करना, उसे तोड़ना। तो डाइजेशन क्या है, जो भी हमारा इनसोल्यूबल यानी कि ऐसा फूड मटेरियल जो ब्लड के अंदर नहीं घुल सकता, उस इनसोल्यूबल फूड को किस में तोड़ना है, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। यानी कि ऐसे फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ना है हमें। वो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ देंगे, और जो भी इनसोल्यूबल है, मतलब जो बड़े फूड है, वो घुल तो सकते नहीं डायरेक्ट, इसलिए क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसे डाइजेस्ट करेंगे, फिर वो आराम से ब्लड में घुलकर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस चलता है ऐसा। अभी हम देखेंगे सारे के सारे ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं वो भी। अभी मैं बात करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, आपको याद होगा अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था। यानी कि अमीबा की पूरी बॉडी एक अकेली सेल से मिलकर बनी थी, तो वो सारे काम करती थी। लेकिन अगर हमारी बात करें, तो हमारे एक ऑर्गन में ही लाखों करोड़ों सेल्स पाई जाती है। तो हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे तरीके की सेल्स होती हैं, और वो सारी सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बनाती है। ठीक है। वैसे सेल्स मिलकर, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, और बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम। जिसमें से आज हम पढ़ेंगे पहला ऑर्गन सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे देखें। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में ना मेनली हमारी दो चीजें आती हैं। मेनली दो चीजें पढ़ेंगे इसमें। एक है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली हमारी दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं हमारे, सबसे पहले माउथ। माउथ माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फूड जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, देन एनस से होता हुआ बॉडी से बाहर हो जाता है, एनस। ठीक है।
एलिमेंट्री कैनाल में मेनली हम इन सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, सॉरी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इस तरीके से पूरा फूड का फ्लो चलता है, यानी कि फूड सबसे पहले माउथ में जाता है, माउथ के बाद वो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस के बाद फूड जाएगा स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और एंड में एनएस में जाता है और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कुछ ऑर्गन्स जो मैं एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ने हैं। अब एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होती है वो क्या होंगी? एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, लास्ट है लीवर। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जहां से फूड होता हुआ जाता है, फूड का फ्लो होता है इसमें, फूड इन इन ऑर्गन से होता हुआ जाता है, ठीक है, इसी तरीके से जाता है, सीरीज इसी तरीके से उसकी फूड की। कैसे सीरीज? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में एनस। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये वो ग्लैंड्स हैं जिसके अंदर फूड जाता नहीं है, फूड फ्लो नहीं करता जिनके अंदर, इनके अंदर फूड नहीं जाता, सिर्फ ये हेल्प करके डाइजेशन, ठीक है। इनका मेनली क्या काम, क्या है इनका? इनका मेन काम है डाइजेशन में हेल्प करना। जो भी डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उस पूरे प्रोसेस में ये हेल्प करती है, सारी की सारी हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहलाती है। और एलिमेंट्री कैनाल वो एक ट्यूब है, वो एक पाइप है जो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इस पूरे पाइप को कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं पूरे पाइप को एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इन्हीं सारे ऑर्गन्स के बारे में, कैसे कैसे फूड जाता है और कहां कहां किस तरीके का डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, और लास्ट में हम करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब एलिमेंट्री कैनाल। अब मैं यहाँ आपको एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन थे उन सबको एक डायग्राम के हेल्प से समझाऊंगा और वो क्या क्या काम करते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे अब यहाँ पे। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं इसका। ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, इसमें क्या क्या है इसे एक बार लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले माउथ, ये माउथ है, ये जो खाली जगह होती है यहाँ पे, माउथ के बाद यहाँ पे जो खाली जगह होती है इसे बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स। ये एक पाइप होता है, एक ट्यूब होती है पतली सी, इसे बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। ये हमारा स्टमक, इसे बोलते हैं लीवर। एक छोटी सी लीवर के पास में एक छोटी सी एक बैग जैसी चीज बनी हुई होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर का काम क्या है? जो भी लीवर बनाएगा, लीवर अभी बताऊंगा मैं बाइल जिसको बनाता है, लीवर जो भी चीज सिक्रेट करेगा वो सारी की सारी इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहती है, इसके अंदर इकट्ठी रहती है। यह है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। ये है बाहर वाली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये अंदर है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं एनस, और इस जगह पे बोलते हैं रेक्टम।
रेक्टम। ठीक, और क्या रहेगा इसमें, और ये इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का एक डायग्राम है। इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, माउथ के बारे में, फूड एंटर कहां से करता है, माउथ से फूड एंटर करेगा, फूड माउथ के थ्रू एंटर करेगा यहाँ से और फूड जाएगा उसके बाद में फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस में। ईसोफेगस के अंदर जाते हुए, ईसोफेगस देखो, ईसोफेगस के अंदर किसी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस एक पाइप है, जैसे इसके अंदर फूड एंटर करेगा ये इस तरीके से फूल जाती है और फिर उस फूड को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से फूड को आगे बढ़ाती रहती है, फॉरवर्ड मूवमेंट कराती है और इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस बोलती है। वो मैं आपको डायग्राम में लिखाऊंगा भी, मतलब सबके नाम लिखाऊंगा जब लिखाऊंगा। अभी आप ये देखो, फूड एंटर करेगा माउथ से, फेरिंग्स में होता हो जाए, ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से जाएगा स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है इसका थोड़ा बहुत, उसके बाद अगला डाइजेशन होगा इसका स्मॉल इंटेंशन में। देखो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में। अगर कोई क्वेश्चन करता है ना कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट और डाइजेशन होता है यहाँ पे माउथ के अंदर, डाइजेशन यहाँ स्टार्ट होगा और जो कंप्लीट होगा वो होगा हमारी स्मॉल इंटेंशन में। स्मॉल इंटेंशन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, स्टार्ट माउथ से होता है और कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल इंटेंशन में। तो इस तरीके से फूड का पूरा प्रोसेस चलता है। स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेंशन में फूड और स्मॉल इंटेंशन के बाद जाएगा लार्ज इंटेंशन में और लार्ज इंटेंशन से होता हुआ रेक्टम में कुछ समय के लिए टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर रहेगा रेक्टम में कुछ समय के लिए और बाद में एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम बोर्ड में बहुत ज्यादा था, बहुत बार इसका क्वेश्चन आया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ध्यान रखना इस क्वेश्चन। और लॉन्ग में पूरा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम बनाना होता है और डाइजेशन का पूरा प्रोसेस लिखना होता है। अब हम बारी बारी से देखेंगे सारे के सारे ऑर्गन। सबसे पहले देखते हैं माउथ, माउथ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, माउथ के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल हमारी लगभग 7 to 8 मीटर लॉन्ग होती है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई देखो कितनी है, 7 से 8 मीटर लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है, 7 से 8 मीटर लंबी तक। माउथ से शुरू कर एनएस तक ये बहुत लंबी ट्यूब बनी हुई होती है, लगभग होती है एक एडल्ट इंसान में 7 to 8 मीटर तक लंबी। अब देखेंगे माउथ, माउथ के अंदर, माउथ बोलते हैं जैसे बकल कैविटी भी बोलते, बकल कैविटी, ओरल कैविटी, सब इसी को बोलते हैं, या ओरल कैविटी। माउथ के अंदर हमारे टीथ पाए जाते हैं। टीथ, टीथ का काम है च्वाइंग, ग्राइंडिंग एंड कट इनटू, कट फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। देखो टीथ का काम क्या है, टीथ का काम है चबाना, तोड़, फाड़ना उस फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जब हम फूड को खाते हैं तो सबसे पहले दांतों से उसे चबाते हैं, चबाने में हम क्या करते हैं, एक उसे काटेंगे और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे ताकि हम उसे आराम से निकल सके। आगे टीथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर, बकल कैविटी में टीथ पाई जाती है सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, दूसरा ऑर्गन है हमारा टंग। टंग, टंग का क्या काम है, सिर्फ टेस्ट लेना टंग का काम नहीं होता, टेस्ट के साथ साथ हेल्प इन स्पीक, बोलने में हेल्प करती है टंग। मिक्स फूड इनटू सलाइवा, फूड को लार के अंदर मिक्स करने का काम भी किसका है, टंग का। जो हमारी सलाइवा होती है यानी कि लार,
उसके अंदर फूड को अच्छी तरीके से मिलाने का काम है टंग का। जब हम फूड को खाते हैं, जब हम चबा रहे होते हैं दांतों से, तो उसे टंग के थ्रू इधर उधर पूरे मुंह के अंदर घुमाते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, वो सलाइवा के अंदर इस फूड को मिलाता है। नेक्स्ट वर्जन है माउथ के अंदर। वैसे तो सलाइवरी ग्लैंड्स हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन यही मैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में लिखा देता हूं। सलाइवरी ग्लैंड्स, अच्छा चलो सलाइवरी ग्लैंड्स बाद में लिखेंगे, फिलहाल हम सलाइवा के बारे में जान लेते हैं। सलाइवा क्या है? हमारे मुंह के अंदर सलाइवा पाया जाता है। सलाइवा के पास इट कंटेन जो हमारा सलाइवा होता है ना, उसके पास एक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज नाम। उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। सलाइवा के अंदर एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। या तो अमाइलेज बोल दो या टाइलिन बोल। ये क्या है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है अमाइलेज या टाइलिन। ये एक एंजाइम। सबसे पहले जो फूड के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है ना, वो हमारा सलाइवा ही करता है। सलाइवा का क्या रोल है यहाँ पे? सलाइवा करेगा जो भी स्टार्च होता है फूड के अंदर, जितना भी स्टार्च पाया जाता है, उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, सलाइवा काम क्या है? जो भी फूड के अंदर स्टार्च होती है, क्योंकि फूड हमें प्लांट से मिलता है और प्लांट्स के अंदर भरपूर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, तो उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम इस एमाइलेज एंजाइम का होता है। यही काम करता है ये वाला, ये पूरा प्रोसेस यही करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो चुका है? माउथ के अंदर। माउथ के अंदर डाइजेशन कर कौन रहा है? सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज, या इसे टाइलिन भी बोलते हैं। ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है, माल्टोज में ब्रेक कर देता है। स्टार्च क्या चीज है? बहुत सारे ग्लूकोज का एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज क्या है? दो ग्लूकोजों से मिलकर बना होता है, लेकिन स्टार्च हमारा बहुत सारे ग्लूकोज का ग्रुप है। तो इसलिए स्टार्च को बहुत बड़ी स्ट्रक्चर को छोटी स्ट्रक्चर में तोड़ने का काम है अमाइलेज एंजाइम का। अब देखेंगे माउथ के बाद आता है हमारा फेरिंक्स। फेरिंक्स, फेरिंक्स में किसी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता, बस फेरिंक्स ना हमारे कॉमन पैसेज है, लिख लेते हैं इसे। फेरिंक्स ये कॉमन पैसेज है। कैसा दिखता है ये? इट इज ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि देखने के कीप जैसा लगता है। कीप, कीप मतलब फनल, एक कीप जैसा दिखाई देता है ये। इस हिस्से को हम फेरिंक्स बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इट इज ए कॉमन ओपनिंग फॉर ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब हमारा जो फूड पाइप, जिससे हम फूड को निकलते हैं, फूड पाइप एंड वाइंड पाइप। वाइंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। देखो हमारे गले पे ये सबसे आगे जो पाइप पाया जाता है, ये वाला पाइप जिसे हम ऐसे महसूस कर सकते हैं, ये होती है हमारी ट्रैकिया, जिससे हम सांस लेते हैं। इसके ठीक पीछे, मतलब आगे हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ठीक पीछे पाई जाती है ईसोफेगस। इस पाइप के पीछे की साइड में, मतलब अंदर की साइड में ईसोफेगस पाई जाती है। ईसोफेगस अभी हम आगे देखेंगे। अभी फेरिंक्स देखो, फेरिंक्स में क्या होता है? फेरिंक्स में ईसोफेगस और वाइंड पाइप दोनों ओपन होते हैं। इस जगह पे देखो, यहाँ पे हमारा वाइंड पाइप ओपन हो रहा है और उसके पीछे ईसोफेगस ओपन हो रहा है। तो एक कॉमन जगह होती है जहां पे हमारा फूड पाइप और वाइंड पाइप दोनों ओपन होते हैं। ये कॉमन जगह है जहां पे हमारा वाइंड पाइप और फूड पाइप दोनों ओपन हो रहे हैं, जिस कॉमन जगह को हम क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। ठीक, बस ये कॉमन स्पेस है जहां पे हमारा फूड और जो वाइंड, जब हम सांस लेते हैं, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फूड चला जाता है आगे और वाइंड चली जाती है इसमें। अब देखते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस
देयर इज नो एनी डाइजेशन अकर्स, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता ईसोफेगस के अंदर। इट कनेक्ट्स, देखो ये किसे किसे कनेक्ट कर रही है, स्टमक और फेरिंग्स को। इट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक, तो फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ने का काम किसका है, ईसोफेगस का, और इसी के अंदर फूड फ्लो करता है। फूड ट्रांसपोर्ट इनटू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो क्या है ये ईसोफेगस, क्या है, एक ऐसा पाइप है जहां पे डाइजेशन नहीं होता। इस जगह पे कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलता। आगे इट कनेक्ट फेरिंग्स टू स्टमक, फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ने का काम किसका है, ईसोफेगस का। फूड ट्रांसपोर्ट इनटू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और क्या करती है हमारी ईसोफेगस, इस ईसोफेगस के अंदर ना, मैंने भी आपको बताया था, जब फूड जैसे ही एंटर करेगा तो ये आगे से फूल जाएगी, पहले यहाँ से फूलेगी, फिर वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगी और फूड को आगे बढ़ा देगी, ऐसे इस तरीके से फ्लो कराती है। अब जो ये रिदमिक एक मूवमेंट होती है, एक रिदमिक मूवमेंट, पहले इस तरीके से फूलेगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर फूलेगी, फिर सिकुड़ेगी, इस तरीके से जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, यही मूवमेंट होती है हमारी पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, पहले से नोट कर लो। हो गया नोट, एक बार पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी लिख लेंगे। क्या है पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इट इज ए rhythmic contraction and relaxation of esophagus to push food forward। क्या है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये एक रिदमिक मूवमेंट होती है। रिदमिक मूवमेंट मतलब एक रिदम में चलती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कुछ सिकुड़ेगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी, फूलेगी, इस तरीके से चलती है मूवमेंट। देखो पहले जैसे फूड एंटर करेगा फूलेगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर फूलेगी, फिर सिकुड़ेगी, इस तरीके से फूड को ये आगे बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एक रिदम में चलती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। कहाँ होती है, ईसोफेगस के अंदर। इसका काम क्या है, इससे होता क्या पेरिस्टालसिस मूवमेंट से, जो फूड होता है वो पुश होता है आगे की तरफ, यानी कि आगे की तरफ धकेला जाता है फूड को, नीचे की तरफ स्टमक की तरफ इसे धकेला जाता है ईसोफेगस के अंदर। तो बस यही काम है हमारी ईसोफेगस का। ईसोफेगस के अंदर कौन सी मूवमेंट देखने को मिलती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो फूड को ईसोफेगस से कहां पहुंचा देगा, स्टमक के अंदर। अब देखो स्टमक, स्टमक क्या होता है। स्टमक एक, इट इज ए जे शेप स्ट्रक्चर, जे शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टमक कैसा दिखाई दे रहा है, एबीसीडी के जे लेटर जैसा। ये
ABCD के जे लेटर जैसा, जो हमारा जे लेटर होता है ABCD में उसके जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं जे शेप स्ट्रक्चर, यानी कि जे शेप जैसा ही बनता है, इसलिए हम स्टमक को जे शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे, द वॉल्स ऑफ स्टमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इट secrete गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या है, एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, ABCD के जे लेटर जैसे दिखाई देता है। जो इसकी वॉल्स होती हैं, जो इसकी दीवारें हैं, ये इसकी जो ये दीवारें हैं, इन दीवारों के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन ग्लैंड्स का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमें कहाँ देखने को मिलेगी, स्टमक की वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये कुछ चीज बनाती है, कुछ सिक्रीट करती हैं। जो चीजें सिक्रीट करती हैं उस जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो भी चीज सिक्रीट करेगी उसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। पेरिस्टालसिस मूवमेंट रख कर हूं, गैस्ट्रिक जूस देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस, ग्लैंड्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में भी। अभी गैस्ट्रिक जूस क्या होता है उसे देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस, इसमें मेनली हमारी तीन चीजें पाई जाती है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। यहां पे हम तीनों का काम देख लेते हैं बारी बारी से। पहले HCl क्या करता है, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया। फूड के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया आएंगे उन्हें मारने का काम किसका है, HCl एसिड का। इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड मेक स्टमक एसिडिक टू एक्टिवेट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। देखो HCl क्या करता है, HCl का सबसे जरूरी काम है, जो भी फूड के अंदर बैक्टीरिया आएंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, उन बैक्टीरिया को मारने का काम है HCl का। दूसरा काम क्या है, ये स्टमक को एसिडिक बनाता है। इस स्टमक को कैसा मीडियम बनाएगा, एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl है, HCl हमारा एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका काम क्या है, हमारे स्टमक को एसिडिक बनाना, स्टमक का काम, स्टमक को एसिडिक बनाने का काम है हमारे HCl का। अब ये क्यों बनाता है एसिडिक, क्या जरूरत पड़ती है इसे एसिडिक बनाने की, क्योंकि जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है ना, पेप्सिन एंजाइम जो कि यही गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम, ये पेप्सिन एंजाइम जब भी काम करेगा जब इसे अपना मनपसंद मीडियम मिलेगा। और कैसा मीडियम चाहिए होता है इसे, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम HCl किसके लिए बनाएगा, पेप्सिन के लिए। देख लेते हैं इस लाइन को, स्टमक एसिडिक टू एक्टिवेट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, यानी कि पेप्सिन एंजाइम चालू करने के लिए, उसके फंक्शन को चालू करने के लिए एसिडिक मीडियम बना देगा स्टमक को। और कौन बनाता है, HCl। आगे इतनी बात समझ में, स्टमक हटा रहा हूं मैं यहां से। अब एक बार देखेंगे हम पेप्सिन क्या है। पेप्सिन the main function of
पैप्सिन इज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू पीसेस। देखो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन ऐसे लंबे लंबे धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे प्रोटीन लंबे लंबे धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। इन धागों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम किसका होता है? पैप्सिन एंजाइम का। ये एक एंजाइम है जो क्या काम करता है? ब्रेक डाउन करता है। किसका ब्रेक डाउन करेगा? ये प्रोटीन का। छोटे छोटे पीसों में तोड़ देगा प्रोटीन को। प्रोटीन को क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा पैप्सिन। और पैप्सिन कब काम करेगा? जब उसे एसिडिक मीडियम मिलेगा जो कि HCl बना कर देता है उसे। अब हमारे गैस्ट्रिक जूस की लास्ट पॉइंट है म्यूकस। हमने HCl देख लिया, पैप्सिन का काम देख लिया, प्रोटीन डाइजेशन। अब म्यूकस देखते हैं, म्यूकस क्या करता है। इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl एसिड। देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, एक एसिड होता है। एसिड हमारे पेट को, हमारे स्टमक को बर्न कर सकता है, जला सकता है। तो उसे जलाने से रोकने का काम किसका है? म्यूकस का। म्यूकस क्या करेगा? ये हमारा स्टमक है, देखो ये हमारा स्टमक है ना। स्टमक की लाइनिंग पे यानी कि दीवारों के आसपास में म्यूकस पाया जाता है। और इस म्यूकस का बस एक ही काम है, जो भी हमारा HCl है वो पेट को बर्न ना कर पाए, उसे बर्न करने से यानी कि जलाने से रोकने का काम है इसका। म्यूकस का काम है हमारे स्टमक को HCl एसिड से बचाने का, ताकि HCl एसिड हमारे स्टमक को जला ना सके। अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक हमने स्टमक के बारे में पढ़ लिया था, अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से चलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्टमक के अंदर तो हमारा HCl ने एसिडिक मीडियम बना दिया, फूड को एसिडिक कर दिया, और फूड के अंदर जितने बैक्टीरिया थे उसे मार दिया था स्टमक में HCl ने, वो हमने देख लिया था। और जो हमारा पेप्सिन था उसने क्या करा था? प्रोटीन का डाइजेस्ट करा था, प्रोटीन को डाइजेशन। आगे जाने के बाद जैसे ही फूड इसके अंदर एंटर करेगा, यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से इस पॉइंट से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को ना मिनिमम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ड्यूडेनम, एक जीजनम और एक इलियम। देखो ये हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये मानो हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बना रखी है इस तरीके से। इसका जो शुरुआत वाला हिस्सा है, सबसे आगे वाला हिस्सा, सबसे आगे वाले हिस्से को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। मिडिल वाला हिस्सा इसका जितना होता है इसे बोलते हैं जीजनम। और जो लास्ट वाला पोर्शन है इसका, लास्ट वाला बचा हुआ हिस्सा, वो होता है इसका इलियम। ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हिस्सा इसका स्टमक से जुड़ा हुआ है वो है हमारा ड्यूडेनम। ये देखो स्टमक से इसका आगे वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है तो वो हमारा ड्यूडेनम। इसका मिडिल वाला हिस्सा ना तो स्टमक से जुड़ रहा और ना ही हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ, तो बीच वाला हिस्सा हमारा कहलाता है जीजनम। और जो लास्ट वाला पोर्शन है ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन से, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इससे जुड़ा हुआ है, इस हिस्से को हम बोलते हैं इलियम। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात करें तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल हमारी जो 7 से 8 मीटर लंबी थी, उसमें से 5 से 6 मीटर लंबी सिर्फ छोटी आंत, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब देखो वैसे तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन और इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, ये अंदर वाली स्मॉल है, बाहर वाली लार्ज है। लेकिन एक बात याद रखना, लार्ज लॉन्ग नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा होती है। फिर इसे स्मॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होती है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। बाकी अगर लंबाई की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो अब एक और बात लिखनी थी यहाँ पे,
इंटेंशन के बारे में, स्मॉल इंटेंशन। द डाइजेशन completed here स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां डाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बताया था स्टार्ट होता है माउथ से और कंप्लीट कहां हो जाता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अलग अलग पार्ट है इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस इनके नाम याद रखने आपको अलग अलग पार्ट से। और अब मैं बताऊंगा पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पूरी तरीके से वो पूरा क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है पूरा। देखो आगे जो हमारा लीवर है, ये लीवर क्या चीज सिक्रेट करेगा, हम आगे वैसे ग्लैंड्स में लिखेंगे, यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। लीवर बनाता है बाइल जूस, लीवर ने बाइल जूस बनाया। और ये जो पेनक्रियाज है ये पेनक्रियाज बनाता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। अब सॉरी लीवर से बना हुआ बाइल जूस और पेनक्रियाज से बना हुआ पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों के दोनों ड्यूडेनम में आ जाते हैं। लीवर जो भी चीज सिक्रेट करेगा पहले तो उसे गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखेगा, कुछ समय के लिए स्टोर करके रखेगा, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। फिर उस चीज को जो भी चीज ने मतलब बाइल जूस जो बनाया इसने उसे कहाँ छोड़ देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाले हिस्से में। ऐसे ही पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को कहाँ छोड़ देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाले हिस्से में। अब क्यों छोड़ देता है यहाँ पे, देखते हैं वो भी। देखो जैसे लीवर यहाँ पे अपना बाइल जूस छोड़ेगा तो बाइल जूस इस जगह को एसिड को एल्कलाइन बना देता, सॉरी। देखो जैसे ही लीवर अपना बाइल जूस इसके अंदर छोड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर ने अपना बाइल जूस छोड़ दिया। अभी तक जो हमारा फूड स्टमक से आ रहा था, फूड स्टमक से आने वाला कैसा था हमारा, एसिडिक। लेकिन जैसे ही वो इस इधर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जो हमारा पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस बनाता है ना, वो सिर्फ जब ही काम करेंगे जब हमारा मीडियम एल्कलाइन होगा, यानी कि बेसिस मीडियम होगा। इसलिए लीवर जो बाइल जूस यहाँ पे छोड़ेगा वो इस जगह को पहले बेसिस बना देगा और पेनक्रियाटिक जूस आके यहाँ पे काम करने लगेंगे, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। आगे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, द मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब here into the blood via villi, via villi। देखो होता क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं इसकी वर्ड को वापस सुनाता हूँ एक बार। जैसे मान लो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ एक बार, देख लेते ध्यान से। ऐसे समझो ये हमारी स्मॉल इंटेंशन है, इसकी वॉल में, इसकी जो वॉल होती है उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है। स्मॉल इंटेंशन की वॉल में ऐसी फिंगर जैसी, हमारी उंगली जैसी कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलय। अब इन विलय का काम क्या होता है, सबसे पहली बात देखो, एक नॉर्मल दीवार बनी हुई है स्मॉल इंटेंशन की और ऐसी विलय वाली दीवार बनी हुई है। कब हम ग्लूकोज को ज्यादा एब्जॉर्व कर पाएंगे, देखो जैसे ही हम ये दीवार बना देते हैं विलय बनी होगी तो विलय से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। देखो एक फ्लैट दीवार है और फ्लैट दीवार पे एक ऐसी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं विलय। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल इंटेंशन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो विलय का काम क्या है, स्मॉल इंटेंशन का सरफेस एरिया बढ़ाना। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा स्मॉल इंटेंशन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाएगी फूड में से। जैसे ही फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब इसकी दीवार में ग्लूकोज को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो उसकी दीवार होती है स्मॉल इंटेंशन की दीवार, इन दीवारों के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। इन दीवारों के अंदर ब्लड वेजल्स यानी कि ब्लड पाया जाता है, उसके अंदर ये ग्लूकोज चला जाएगा। ठीक, तो हमने ये कहा जो मैक्सिमम फूड है वो कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, कौन करता है इसे एब्जॉर्ब, विलय। यानी कि विलय ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगी और इसे ब्लड के अंदर, जो कि कहां प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेंशन की वॉल में, वहां पे उसे एब्जॉर्ब करके छोड़ देगी। और वो ब्लड उस फूड को, उस ग्लूकोज को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, पूरी बॉडी में एसिमिलेट कर देता है।
ठीक है, तो ये होता है हमारा स्मॉल इंटेंशन का पूरा फंक्शन। विलय भी देख लेते हैं, विलय भी लिख लेते हैं साथ साथ, विलय के बारे में भी। इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया सरफेस एरिया फॉर सरफेस एरिया फॉर नहीं सॉरी ऑफ स्मॉल इंटेंशन फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो विलय का काम क्या है, ये जो सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेंशन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को हम एब्जॉर्ब कर सके, हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सके। अब इस ग्लूकोज का यूज क्या होता है, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास जाएगा। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें ये जो बॉडी में ग्लूकोज गया ये और बाहर से आने वाली ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करके एनर्जी बना लेते हैं, और वो एनर्जी हम कहाँ यूज कर लेते हैं, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस में, मतलब जो हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं सारे प्रोसेस में उस एनर्जी को यूज कर लेता है। ठीक है, तो फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है एंड में आके, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, विलय के थ्रू। विलय क्या है, एक ऐसी चीज है मतलब फिंगर जैसी दिखाई देती है, ये भी लिख लेते हैं। विलय क्या हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली की तरह दिखाई देती है हमारी। उसके बाद देखो आगे क्या होगा, जितना ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना था, जितनी बॉडी को जरूरत थी उस फूड में से सारे ग्लूकोज और जो भी मिनरल्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए। अब अनडाइजेस्टेड फूड कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं एक बार। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेंशन का क्या है, इसका काम क्या है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, वाटर के साथ साथ में मिनरल्स भी लिख लेना, वाटर एंड मिनरल्स, पानी के साथ साथ में जो भी हमें फूड से मिनरल्स मिलेंगे वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम यही है, जितना भी फूड के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जा चुका था, उसमें से सारा वाटर और मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड में आके देखो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ कहां जाएगा, रेक्टम में, और देन एनस। रेक्टम क्या है, रेक्टम भी देख लेते हैं। अच्छा, रेक्टम लिखने से पहले लार्ज इंटेंशन पे एक और चीज देख लेते हैं। जो लार्ज इंटेंशन होती है, एक तो वाटर का एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर जो फूड के अंदर बहुत ज्यादा वाटर था, अभी हमारा फूड किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भरा होता है ना स्मॉल इंटेंशन में, इसकी वजह से लिक्विड फॉर्म में था हमारा फूड। जैसे ही यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जो हमारा फूड था, लिक्विड फूड था, लिक्विड फूड कन्वर्ट इनटू स्टूल, यानी कि वो लिक्विड से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा फूड, जिसे हम स्टूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेक्ट। रेक्टम क्या है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारे लार्ज इंटेंशन से होता हुआ यहाँ पे आता है, वो कुछ समय के लिए रेक्टम में स्टोर रहता है। तो इसे लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस
ऑफ स्टूल या ब्रैकेट में लिख लेंगे फीकल मैटर। स्टूल या फीकल मैटर एक ही चीज है। फीकल मैटर फॉर फ्यूटाइल पीरियड, कुछ समय के लिए जो हमारा फीकल मैटर या स्टूल होता है उसे कौन स्टोर कर लेगा? रेक्टम। रेक्टम के पास कुछ समय के लिए फूड स्टोर रहता है। लास्ट है हमारा एनस। एनस क्या है? द ओपनिंग लिखेंगे, द लास्ट द लास्ट। अब देखते हैं एनएस। एनएस में क्या लिखेंगे? एक मिनट। अब देखेंगे एनएस। एनएस क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का सबसे एंड वाला पॉइंट। सबसे एंड वाला पॉइंट क्या रहा हमारा? एनएस। द एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का एंड वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? एनस। विच हेल्प टू इजेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड या फिर स्टू। एनएस क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का वो एंड का पार्ट है जो हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? इजेस्ट, बाहर फेंकने में अनडाइजेस्टेड फूड को। तो भी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के अंदर, उसे किसके थ्रू बाहर फेंका जाता है? एनएस के थ्रू। तो ये थी हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमने सबसे पहले माउथ के बारे में जाना था कि कैसे माउथ के अंदर जो स्टार्च होती है वो माल्टोज में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद वो फूड आगे कहा जाता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस के अंदर मैंने एक मूवमेंट बताई थी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो ऐसे फूड के अंदर आने से फूल जाती है हमारी ईसोफेगस, फिर ऐसे वापस से रिलैक्स होने की कोशिश करती है। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। उसके बाद फूड हमारा कहाँ जाता है? आगे स्टमक में। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेंशन में, देन लार्ज इंटेंशन, और एनएस होता हुआ बॉडी से बाहर चला जाता है। ये था पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब हम देखेंगे जो ये लीवर है, लीवर का क्या काम होता है, पैनक्रियास का क्या काम है, और माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है उनका क्या काम है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिसमें सबसे पहले देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी पाई जाती हैं? 3 पेयर्स। हमारी बॉडी में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कहां कहां होती है? एक तो नोज के ऊपर की साइड में, यहां ठीक, एक टंग के नीचे, और एक चिन के ऊपर इस जगह पे। इस जगह पर हमारी 3 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो सलाइवा सिक्रेट करती है। आगे लिखते हैं, इट सिक्रेट्स सलाइवा that contain an enzyme named salivary amylase. Name salivary amylase. इस सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर? 3 पेयर्स होती है। ये क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा। जिस सलाइवा के पास क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को हम मतलब सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन।
अब ये क्या करता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, जो भी फूड में स्टार्च मिलती है, फूड में से जो भी स्टार्च मिली उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देगा। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम किसका है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का। ये फूड के अंदर जितना भी स्टार्च होता है उस सारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, अब देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देखते हैं पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बताई थी मैंने। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की जो दीवारें होती हैं, स्टमक की जो वॉल है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। इट सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस दैट कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है, ये हमारी स्टमक, जो ये स्टमक है, स्टमक की दीवारों में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारी कहां प्रेजेंट होती है, स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें पाई जाती है हमारी, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि HCl का काम है बैक्टीरिया को मारना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, HCl का मैंने एक और काम बताया था, एक तो बैक्टीरिया को मारता है और दूसरा मीडियम को एसिडिक बनाता है, स्टमक को एसिडिक बनाता है HCl। प्रोटीन की डाइजेशन करता है पेप्सिन, और म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, ताकि जो HCl एसिड है ये हमारे स्टमक को बर्न, जला ना दे, उससे प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस। बस ये थी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखिए लीवर। लीवर लीवर क्या है, सबसे पहले तो याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी पाई जाती है, लीवर। इट सिक्रीट बाइल जूस दैट स्टोर इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, देखो क्या है गॉल ब्लैडर, ये छोटी सी थैली दिख रही है, एक छोटे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। लीवर क्या बनाता है हमारा, लीवर का काम है बाइल जूस सिक्रेट करना, बाइल जूस बनाएगा लीवर। अब वो बाइल जूस बना तो देगा लीवर, लेकिन उसे स्टोर कौन करेगा, अपने पास पकड़कर कौन कर रखेगा, इकट्ठा कौन करेगा उसे, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का काम है जो भी लीवर सिक्रेट कर रहा है, जैसे बाइल जूस सिक्रेट करेगा लीवर, उसे अपने पास स्टोर करके रखना काम है गॉल ब्लैडर का। और लीवर क्या करेगा, बाइल जूस सिक्रेट करेगा। अब बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस को देखते हैं। बाइल जूस इट इट मेक्स फूड alkaline that comes from स्टमक। स्टमक से हमारा एसिडिक मीडियम से होता हुआ फूड आ रहा था, तो एसिडिक फूड आ रहा था, उस एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम किसका है, बाइल जूस का। और देखो बाइल जूस के पास ना
इट हैव इट हैज लिखे इट लिखते हैं, इट कंटेन बाइल सॉल्ट। बाइल भी इसके पास एक और चीज पाई जाती है जिसे बोलते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट, अब इस बाइल सॉल्ट को देखें, बाइल सॉल्ट का क्या काम है। इट कन्वर्ट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर। फूड के अंदर जितना भी फैट होता है वो फैट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन फैट को तोड़ने का काम, उन फैट को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम, कन्वर्ट करने का काम किसका है? बाइल सॉल्ट का। बाइल सॉल्ट क्या करेगा? फूड के अंदर जितना भी फैट है, अभी तक फैट का डाइजेशन नहीं हुआ था, तो उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम, उस फैट को बड़े ग्लोब्यूल से छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम किसका है? बाइल सॉल्ट, है ना। अब एक नोट पॉइंट लिख लेना लास्ट में, एक नोट पॉइंट। बाइल जूस क्रिएट alkaline medium for activate the action of pancreatic juice। यानी कि जो बाइल जूस है ये कैसे मीडियम क्रिएट कर रहा था? एल्कलाइन मीडियम। और ये एल्कलाइन मीडियम किसके लिए क्रिएट करेगा? पेनक्रियाटिक जूस के लिए, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम जब भी काम करेंगे जब इन्हें एल्कलाइन मीडियम बने मिलेगा। तो एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है इन्हें? बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या है? एक तो जो फूड आ रहा है उसे एल्कलाइन बना देगा ताकि जो भी पेनक्रियाटिक जूस है उस फूड के ऊपर काम कर सके, उस फूड को डाइजेस्ट कर सके। अब देखिए पेनक्रियास। लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड थी, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड देखी जाए तो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? हमारी पेनक्रियास। इट सिक्रेट्स इट सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस that contain trypsin and lipase। ठीक है, पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियास एक तो हमारी सबसे बड़ी सेकंड सबसे बड़ी ग्लैंड है, दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है पैनक्रियास। ये क्या सीक्रेट करेगा? ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के तो एंजाइम बनाता है, लिख लेते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम। और ये ट्रिप्सिन लाइपेज एंजाइम कब काम करेंगे? जब लीवर द्वारा जो ये बायोसिस बनाया गया था ये इस जगह पर जाके क्या बनाएगा? एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम बनाने पर ही जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस है वो इस जगह पर फूड के ऊपर काम कर पाएंगे, फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब ट्रिप्सिन और लाइपेज का काम देख लेते हैं। ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट remaining
रिमेनिंग प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, यानी कि जो हमारी प्रोटीन थी उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम, प्रोटीन एक मैंने बताया था ना, एक लंबे लंबे धागे जैसे होते हैं, उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम ट्रिप्सिन भी करता है। देखो हमने इसमें पढ़ा था स्टमक के अंदर जो पेप्सिन पाया जाता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो बची कुची लिखा ना है रिमेनिंग, जो बची हुई प्रोटीन होती है उसे प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम, यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन से बदलने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन। रिमेनिंग प्रोटीन याद रखना, रिमेनिंग प्रोटीन जो बची हुई प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन। एंड हमारा लाइपेज, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल इनटू सॉल्युबल। ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है, दोबारा देखते हैं एक बार। ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? नॉन सॉल्युबल इनटू सॉल्युबल। जो भी फैट है जो पानी के अंदर नहीं घुल सकता, जो फूड के अंदर नहीं घुल सकता, उस नॉन सॉल्युबल को, ना घुलने वाली को किस में बदल देगा? सॉल्युबल में। देखो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जो बायोसॉल्ट का काम था फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, ऐसे ही काम लाइपेज का भी होता है। लाइपेज का भी काम क्या है? जो भी फैट है उस फैट को इमल्सिफाई करना, यानी कि उस फैट को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि वो आराम से सॉल्युबल बन सके, घुलने लायक बन सके। तो ये काम होता है ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टोन से बदलने का, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का। और लैक्टेज का काम फैट को इमल्सिफाई करने का, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, ताकि वो आराम से जो हमारा वाटर है उसके अंदर आराम से घुल सके और एब्जॉर्ब हो सके स्मॉल इंटेंशन। ठीक है, बस यही तो हमारे दोनों पैनक्रियाटिस। अब एक बार वापस से डायग्राम को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ था। माउथ में क्या होता है? जो भी स्टार्च था उस स्टार्च को हमारी सलाइवा, हमारी लार ने किसमें चेंज कर दिया था? माल्टोज में। फिर वो फूड आगे गया पेरिंग से होते हुए ईसोफेगस में। ईसोफेगस में मैंने आपको दो तीन बार पहले भी बता चुका, फिर से बता रहा हूँ। ईसोफेगस में फूड जैसे एंटर करेगा, फूलेगा, फूलेगी ईसोफेगस और वापस से सिकुड़ेगी, फूलेगी सिकुड़ेगी। एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो ईसोफेगस में ऐसी मूवमेंट करता हुआ फूड कहां बढ़ जाता है? स्टमक के अंदर। ईसोफेगस के बारे में एक और बात बताई थी कि ईसोफेगस में किसी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ईसोफेगस का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना स्टमक के पास तक। अब जैसे ही स्टमक के अंदर फूड आ जाएगा, स्टमक के अंदर हमारा एचसीएल पाया जाता है और पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। एचसीएल का काम है बैक्टीरिया को मारना, पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को तोड़ना, और म्यूकस एचसीएल से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद फूड चला जाएगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने तीन नाम पढ़े, ड्यूडेनम, जीजनम और हमारा इलियम। ड्यूडेनम का काम क्या था? देखो ये जो भी लीवर जो भी चीज सिक्रेट कर रहा है वो कहां पे आ रहा है? ड्यूडेनम वाले हिस्से में, क्योंकि ड्यूडेनम तो हमारा आगे वाला हिस्सा था और बीच वाला हिस्सा था हमारा जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं जीजनम। और लास्ट हमारा इलियम वाला हिस्सा। जैसे ही वो इलियम से हमारा लार्ज इंटेंशन में चला जाएगा, मैंने आपको ये भी बताया कि स्मॉल इंटेंशन में विलई, उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है। ये हमारी बॉल है स्मॉल इंटेंशन की, इसकी दीवार में कुछ ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है जिसे विलई बोलते हैं। तो जो भी फूड है, जो भी फूड में से ग्लूकोज मिलेगा वो कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलय के थ्रू। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? फूड में से जितना भी वाटर है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो फूड अभी लिक्विड फॉर्म में था वो लिक्विड से स्टूल में बदल जाएगा। उसके बाद आगे जाएगा फूड और रेक्टम में कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए स्टोर रहता है रेक्टम के अंदर, और देन एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेशन। अब मैकेनिज्म और देख लेते हैं एक बार। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म किस तरीके से हुआ हमारी बॉडी के अंदर? सबसे पहले तो हमने फूड को इंजेस्ट करा, फूड को निकला,
उसके बाद उस इंजेस्टेड फूड को, जो हमने फूड को निकला है, उसे डाइजेस्ट करा हमारी बॉडी ने, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया था डाइजेशन। इंजेस्ट करा, फूड को डाइजेस्ट करा, लिख लेते पूरा प्रोसेस। इंजेक्शन हुआ, फिर फूड का डाइजेशन हुआ, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेशन कंप्लीट करने के बाद फूड को एब्जॉर्ब कर लिया था। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन क्या है? जो भी फूड एब्जॉर्ब हो चुका है उस फूड को पूरी बॉडी में फैलाकर यूज करना, उससे एनर्जी बनाना, एसिमिलेशन। यानी कि फूड को एसिमिलेट करा और एंड में उसे इजेस्ट कर दिया, यानी कि इजेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, देखते हैं कहां से क्या क्या हुआ था। इंजेक्शन, इंजेक्शन हम किसके थ्रू करते हैं? माउथ के थ्रू। और डाइजेशन भी कहां स्टार्ट हुआ था? माउथ में। सबसे पहले डाइजेशन यही स्टार्ट हुआ था जहां पे हमने स्टार्च को देखा था माल्टोज में बदलते हुए। उसके बाद में डाइजेशन कहां पे कंप्लीट होता है? कंप्लीट कहां पे होगा? स्टार्ट जब माउथ में होता तो कंप्लीट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन। देन एब्जॉर्प्शन कहां हुआ था? एब्जॉर्ब हुआ था फिर वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। फूड, फूड कहां पे एब्जॉर्ब हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वाटर, H2O और मिनरल्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स कहां पे एब्जॉर्ब हुए? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होते। एसिमिलेशन का फंक्शन किसके थ्रू होता है? ब्लड के। क्योंकि हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एब्जॉर्ब हो चुका है उसके बाद वो ब्लड में जाता है और ब्लड उसे पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है पूरी बॉडी में। तो एसिमिलेशन होता है ब्लड के थ्रू। एंड में इजेशन किसके थ्रू होता है? एनस। यानी कि एनस के थ्रू उसे अनडाइजेस्टेड फूड को, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड उसे बॉडी से बाहर फेंक देंगे एनएस के थ्रू। तो ये था हमारा मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने इंजेक्ट करा, फूड को डाइजेशन करा, उसका एब्जॉर्प्शन करा, उसे एसिमिलेट करा एंड देन इजेक्शन कर दिया, उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो उसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, कल की क्लास में हम पहले उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कल से हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए समझकर पढ़ते रहिए। बाय।